हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर 4 पॉवर्टी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिसमें हमने पढ़ा कि कॉलोनियल एरा के टाइम पर हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी आई थी। फिर उसके बाद हमने चैप्टर 2 में पढ़ा कि 1950 से लेकर 1990 तक किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई गई डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन जो हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पर थी। उसके बाद हमने पढ़ा 1990 के बाद किस तरह के इकोनॉमिक क्राइसिस आने लगे, उनसे डील करने के लिए हमने किस तरह से पॉलिसी रिफॉर्म्स करा, एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे हम अपनी इकोनॉमी में। तो अब इसके साथ साथ अब हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पॉलिसीज़ ला रहे हैं, अगर हम पॉलिसीज़ में चेंज कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हैं तो ज़्यादा ज़रूरी हैं जिनसे हमें डील करना है। तो जाहिर सी बात है, जब हम लोगों ने शुरू करा था इकोनॉमी पढ़ना तो हमने सबसे पहले देखा था कि गवर्नमेंट ने इकोनॉमी में जब अगर शुरू से बात करें तो कॉलोनियल एरा के टाइम में हमारे पास सबसे बड़ी दो प्रॉब्लम्स थी। एक थी पॉवर्टी की और दूसरी थी बेरोज़गारी की। तो उन्हीं प्रॉब्लम से अगर हमें डील करना है तो इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ना पड़ेगा कि आखिर में पॉवर्टी है क्या। इसको अगर हम इकोनॉमी के टर्म्स में देखेंगे, और इकोनॉमी तो होती है मैथ्स, तो यानी इसकी कुछ मैथमेटिकल फॉर्म्स होनी चाहिए, तो उनसे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। और फोकस हमें बस इतना रखना है कि मैथमेटिकल पोर्शन में कम और कंसेप्चुअल पोर्शन में ज़्यादा जाना है, क्योंकि मैथमेटिकल पोर्शन ना ही आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन जो ज़रूरी है आपके लिए कंसेप्चुअल पोर्शन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। Providing minimum basic needs to the people and reduction of poverty have been the major aims of independent India. ये हम देख चुके हैं। The pattern of development that the successive 5-year plans envisaged laid emphasis on the upliftment of the poorest of the poor, integrating the poor into the mainstream and achieving a minimum standard of living for all. यानी कि हमने अब करना क्या है, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, सबसे गरीब, जो बिल्कुल भुखमरी से परेशान है, बिल्कुल जिनके पास एक वक्त के खाने के लिए भी नहीं होता है, तो इस तरह के लोगों का उत्थान करना, अपलिफ्टमेंट करना है। और इस तरह के लोगों को अब हमने नाम दिया है अंत्योदय। इंटीग्रेटिंग द पुअर इनटू द मेन स्ट्रीम, यानी मेन स्ट्रीम कंट्री में जहाँ पर हम लोग एक वेल मेंटेन सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में उन पुअरेस्ट पीपल को लेकर आना, ये हमारा टारगेट रहा है। तो उसके लिए हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनमें ज़रा सा डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी होती है जीडीपी, और क्वांटिटेटिव यानी जिसका एक नंबर हो, जैसे कि हम जीडीपी कहते हैं कि 7.5% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, इस तरह के नंबर्स हम जोड़ते हैं। और कहीं ना कहीं जो भी आपका प्रोडक्शन होगा, जिस तरह से प्रोडक्शन बढ़ेगा वो आपका डायरेक्टली जीडीपी बढ़ाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ग्रोथ। लेकिन क्या जब कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, क्या पुअर ग्रो कर रहे हैं? क्या हमें इकोनॉमी की ग्रोथ से पता चल रहा है कि पुअर की ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है? तो अकेले जीडीपी इज़ नॉट एबल टू क्लियरली टेल अस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ पुअर, अबाउट द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल। तो फिर इसके लिए हमने कुछ और मेजर्स के बारे में सोचा, इसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने फोकस किया कि एक पर्सन को बेसिक फैसिलिटीज़ मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। बेसिक फैसिलिटीज़ में जैसे आपका स्कूल, हॉस्पिटल, ठीक है, लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी जैसे ट्रैवलिंग की, ठीक है, ये कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ हैं। और जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या उस पर्सन को ये सब चीज़ें अवेलेबल हो पा रही हैं? तो इसके लिए
बहुत सारी इंडेक्सेस बनी हैं, बट जो सबसे वन ऑफ द बेस्ट इंडेक्सेस निकल के आई है वो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बात करती है एक कंट्री के पर्सन के सोशल वेलबींग की, यानी आपको समाज में सारी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो किस हद तक अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट इज़ to know what helps to reduce poverty, what works and what does not, what changes over time. Poverty has to be defined, measured and studied and even experienced. अब अगर हमें पता करना है कि पॉवर्टी कैसे घटाई जाए, तो उसके लिए हमें पॉवर्टी को डिफ़ाइन करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा और स्टडी करना पड़ेगा। तो यही सब चीज़ें आने वाले स्लाइड्स में आपको मिलेंगी। अब पॉवर्टी की कई सारी डायमेंशंस हो सकती हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी घर में कोई भी पर्सन है, उसकी इनकम कितनी है, वो कितना कंज्यूम कर रहा है। ऐसे देख सकते हैं कि कितने घर ऐसे हैं जिनके पास 4 व्हीलर ही नहीं है, कितने घर ऐसे हैं जिनके पास 2 व्हीलर भी नहीं है, और कितने घर ऐसे हैं जिनके पास साइकिल तक नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आप कंजम्पशन से देख रहे हैं। ऐसे कितने घर हैं जो 5 स्टार होटल में जाना प्रेफर कर सकते हैं। ऐसे कितने घर हैं जिनके पास एक टाइम का बेसिक फूड खाने का भी रुपया नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये आप किससे देख रहे हैं, कंजम्पशन से। और कई सोशल इंडिकेटर्स जिसके बारे में भी हमने पहले बात करी थी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, कुकिंग गैस सप्लाई, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब किस में आ गए, सोशल इंडिकेटर्स में। एंड इंडिकेटर्स ऑफ वल्नरेबिलिटी टू रिस्क ऑफ सोशियो पॉलिटिकल एक्सेस, यानी कि आपको पॉलिटिकल एक्सेस मिल रहा है या नहीं, यानी कि आपको आपके इलाके में पोलिंग बूथ है या नहीं, और उसके अलावा आपके एरिया का रिप्रेजेंटेटिव कितना पावरफुल है। ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल एक्सेस से भी रिलेटेड होता है। तो अब डिस्कस करेंगे कि पुअर होते कौन हैं। तो पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए स्कॉलर्स ने 2 बेसिस बनाए, एक ऑक्यूपेशन, एक ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यानी कितने अमाउंट, कितने रुपए के आप मालिक हैं। मान लीजिए किसी के पास एनुअल इनकम है 12 लाख LPA, 12 लाख पर एनम, ठीक है, और किसी के पास है 1 लाख पर एनम। तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों में से पुअर कौन होगा, 1 लाख पर एनम वाला। ऑक्यूपेशन से, अब मान लीजिए किसी की पंक्चर की दुकान है, ठीक है, और किसी की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो इसमें से पुअर कौन होगा, पंक्चर बनाने वाला। तो आप ऑक्यूपेशन और ओनरशिप ऑफ एसेट्स पे जाकर आप पता कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा पुअर है। अब ऐसा तो है नहीं पे कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो पंक्चर की दुकान लगाएगा, ठीक है। अब ये कहते हैं कि रूरल पुअर वर्क मेनली एज लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स। अब ये एक तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो पुअर पीपल होते हैं वो दिखते कैसे हैं, रहते कहाँ हैं, काम क्या करते हैं। कुछ एक जो होते हैं ना बेसिक ट्रेड्स, बेसिक प्रॉपर्टीज़, ये सब वही हैं कि लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स, जो गांव में खेतों में काम करते हैं, जिनके खुद के खेत नहीं होते हैं बट एज ए साइड लेबरर वो काम करते हैं, या फिर उनके पास छोटी मोटी लैंड होल्डिंग होती है, वो अपने खेत में भी काम करते हैं, उसके बाद टाइम मिलता है तो दूसरों के खेतों में भी काम करते हैं, क्योंकि उनके खुद के खेत में उन्हें इतना नहीं मिल पाता है कि अपने फैमिली को वो रन कर पाएँ। इसी तरह से लैंडलेस लेबरर्स, नॉन एग्रीकल्चरल जॉब्स एंड टेनेंट कल्टीवेटर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, ये सब उसी में आ गए। ये तो हो गए आपके रूरल पुअर वर्क, ठीक है, जो आपके रूरल एरियाज़ में मिलेंगे। अब आते हैं अर्बन पुअर। अर्बन पुअर कौन से होते हैं, उनको बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया। अगर आप बेसिकली देखें तो वो होते क्या हैं, ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर, यानी कि रूरल एरिया में वो लोग रह रहे थे, अब वहाँ पर खुद एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि अब मान लीजिए किसी खेत में
4 लोगों की ज़रूरत है, बट गांव में 10 लोग हैं, तो अब उस खेत में तो 4 ही लोग जाएंगे, तो बाकी के 6 बचे कहाँ जाएंगे? 10 में से 4 लोग तो खेत में लग गए आपके, बाकी के जो 6 बचे वो कहाँ जाएंगे? तो वो आपकी लेबर अर्बन एरिया में आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इनको कहते हैं ओवरफ्लो ऑफ द रूरल पुअर, यानी जो रूरल पुअर थे आपके, उसमें से जब ये फुल हो गए तो उसमें से जो ओवरफ्लो हो गए वो आपके बाहर निकल आए अर्बन एरिया में। जो आपने देखे होंगे अर्बन एरियाज़ में फैक्ट्रीज़ में मजदूर लगे होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये सब रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं। हु हैड माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड, laborers who do a variety of casual jobs, and the self-employed who sell a variety of things on roadsides and are engaged in various activities। जैसे कि हमने देखा है कि रोड साइड जो हॉकर्स वगैरह होते हैं बड़े शहरों में, जो लेबरर्स होती हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पे काम करने वाले, ये सब अर्बन पुअर की कैटेगरी में आते हैं। अब पुअर पीपल को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो इनके आइडेंटिफिकेशन के तरीके इवॉल्व होते गए हैं टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा भाई नेहरूजी की। हमने फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था कि दादा भाई नेहरूजी वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। वो बहुत शुरुआती के इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये एक्सप्लेन करा था कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करा है। एज एन इंडियन हमें बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करा गया था, ये उन्होंने सबसे पहले इंडिया में समझाया था, ठीक है। तो पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट भी सबसे पहले इंडिया में उन्होंने ने दिया था। उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये देखा एक जेल में क्या मेन्यू है और एक जेल में उसे एक पर्सन को रखने का कितना कॉस्ट आता, उसको कह दिया जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। उसी से उन्होंने एक पॉवर्टी लाइन को डिराइव करा कि एक जेल में रहने पे एक पर्सन पे इतना खर्च आता है, तो अगर वही पर्सन बाहर रहेगा तो कम से कम इतना तो खर्च करेगा ही। तो अगर उस खर्च से भी कम उसके पास रुपए हैं, मान लीजिए जेल में फॉर एजम्पशन मान लिए 50 रुपये खर्चा आ रहा है, अब अगर 50 रुपये से भी कम अगर उसके पास हैं तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा? पुअर। अब लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जेल से बाहर के लिए लोगों, ये तो जेल के लोगों का था, अब जो बाहर के लोग हैं उनके लिए उन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया? अब वहाँ तो चिल्ड्रन भी आते हैं, तो उन्होंने क्या करा था, चिल्ड्रन को वेटेज कम दिया था, एडल्ट्स को वेटेज ज़्यादा दिया था। अब वही बात है, अब हमें उसके कैलकुलेशन में नहीं जाना है, हमें बस इतना समझना है कि एक जेल की कॉस्ट की लिविंग के हिसाब से दादा भाई नेहरूजी ने पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। अब पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में काफ़ी अटेम्प्ट्स करे गए हैं ताकि एक मैकेनिज्म बनाई जाए नंबर ऑफ पुअर को आइडेंटिफाई करने की। प्लानिंग कमीशन को हम देख चुके हैं। इसी तरह से टास्क फोर्स ऑन प्रोजेक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजप्शन डिमांड, एक्सपर्ट ग्रुप, ये सब बस एक एक बार नाम पढ़ लीजिए, ये सब बनाए गए थे। यानी बस इतना दिमाग में रखना है कि प्लानिंग कमीशन और भी कई बॉडीज़ बनाई गई थी जिन्होंने धीरे धीरे मेथड्स इवॉल्व किए कि किस तरह से पुअर्स की पॉपुलेशन को हमें आइडेंटिफाई करना है। अब पॉवर्टी डिफाइन करने के लिए हमने 2 कैटेगरीज बना ली, एक तो हो गई हमारी पुअर की और एक हो गई नॉन पुअर की, ठीक है। और पॉवर्टी लाइन ने दोनों को यहाँ से सेपरेट कर दिया, ये हो गए पुअर, ये हो गए नॉन पुअर। अब पुअर में आपके एक हो जाता है एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर। नॉन पुअर में नॉट सो पुअर, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच और ये सब चलता रहेगा, ठीक है। अब इनके कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे कि मान लीजिए 32 रुपये से कम आपको मिल रहे हैं तो आप वेरी पुअर, 10 रुपये से कम मिल रहे हैं तो आप एब्सोल्युटली पुअर, इस तरह से क्राइटेरियाज बनाए गए थे, ठीक है। अब एक कैटेगराइज करने का तरीका ये है कि एक हो गए ये क्रोनिक पुअर। क्रोनिक पुअर यानी कि कुल मिला के ये गरीब ही रहते हैं, यानी इनकी गरीबी बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही है। ऐसा नहीं कहते, जैसे एक टर्म होता है क्रॉनिक डिसीज़। क्रॉनिक डिसीज़ यानी कि ऐसी बीमारी जो बहुत पुरानी हो, जम गई हो,
तो क्रॉनिक पुअर भी वही होते हैं जो बहुत टाइम से गरीब हों। तो इसमें एक तो वही कैटेगरी हो गई ऑलवेज पुअर, एक होती है यूजुअली पुअर, यानी ऐसे लोग जो कभी कभी उनको काम मिल गया तो कर लिया, वरना जनरली वो पुअर ही रहते हैं। जैसे कि कैजुअल लेबरर्स, जैसे कि दिहाड़ी वाले मजदूर होते हैं, जैसे अगर उन्हें काम मिल गया तो ठीक है, वरना जनरली तो वो पुअर ही रहेंगे। इनका स्टेटस तो बहुत हाईली अनलाइकली होता है कि ये पुअर कैटेगरी को क्रॉस करें, जब तक इनका जैकपॉट ना लगे। ठीक है, इसी तरह से एक कैटेगरी होती है ट्रांजिएंट पुअर, यानी कि पुअर और रिच के बीच में से थोड़ा ये शिफ्ट होती रहती है। अब इसमें भी दो बातें आपको समझनी है। चर्निंग पुअर होते हैं जैसे कि जो पुअर ही होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए सीजनल लेबरर्स, वो जिन्हें किसी एक सीज़न पर काम मिल गया हो, तो वो उस टाइम के लिए तो पुअर नहीं रहेंगे, बट बाकी टाइम वो पुअर ही रहेंगे। ठीक है, तो वो हो गए ट्रांजिएंट पुअर। एक होते ओकेजनली पुअर, यानी कि होते तो वो रिच हैं, लेकिन कभी कभी जैसे वो बहुत ज़्यादा लोन्स में है, मार्केट डाउन चल रहा है, उनके हाथ में पैसा नहीं है, जैसे हम कहते हैं कोई कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई, तो वो हैं तो रिच बट फॉर द टाइम बिंग वो पुअर हो गए थोड़ा सा, तो वो भी एक ट्रांजिएंट कैटेगरी है। ठीक है, बट दोनों ही काउंट की ट्रांजिएंट कैटेगरी है, दोनों ही चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर। एक होता है नेवर पुअर, जो कभी भी पुअर ही नहीं रहे हों, लाइक अंबानीज। ठीक है, और जो ओकेजनली पुअर है और नेवर पुअर, ये मिलके बनते हैं नॉन पुअर, क्योंकि ओकेजनली पुअर में हमने देखा होते तो रिच ही हैं बट कभी कभी गरीब हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको भी ओवरऑल हम रखते हैं नॉन पुअर की कैटेगरी में। अब इसके बाद देखते हैं पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन भी एक लाइन ही होती है, यानी ये कह देती है कि इससे ऊपर जितने लोग होंगे वो रिच, इससे नीचे जितने लोग होंगे वो पुअर। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कैलोरीज से, कि हम घर घर गए रूरल एरिया में और हमने पूछा आपके घर की पर पर्सन कैलोरी कितनी है, उन्होंने कहा कि 2400, तो हमने कहा आप रिच कैटेगरी में आ गए। और हम अर्बन एरिया में गए, अर्बन एरिया में हमने उनसे पूछा कि सर आपकी पर कैपिटा पर पर्सन कैलोरीज आप कितना इंटेक कर रहे हैं, वो कह रहे 2200। अब 2100 से ज़्यादा है तो कांग्रेट्स, वो भी आपके रिच हो गए। बट एक पर्सन जो 2000 कैलोरी लेगा वो पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। यहाँ पर भी जो 2400 से कम लेगा वो पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। अब एक डिफरेंस यहाँ पर ये है कि रूरल एरिया के लिए कैलोरीज हैं 2400 और अर्बन एरिया के लिए कैलोरीज हैं 2100। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? तो उसकी वजह ये है कि रूरल एरिया में वर्कलोड ज़्यादा होता है, फिज़िकल वर्क ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैलोरी का डिमांड भी ज़्यादा होती है। अर्बन एरिया में अपोजिट है इसका, अर्बन एरिया में फ़िज़िकल वर्क कम होता है, तो इसलिए वहाँ पे कैलोरी डिमांड भी कम होती है। इवन अर्बन एरियाज़ में तो हमने देखा है कि लोग कैलोरीज़ बर्न करने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि कैलोरीज़ इनटेक करने पे। ठीक है, तो ये सब ज्योग्राफिकल डिमांड्स होती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम इनकम बेसिस पे देखें तो 1999 में कुछ बनाया गया था कि 328 पर पर्सन अगर आप कमा पा रहे हैं इन अ मंथ तो आप रिच हैं, वरना पुअर हैं। ठीक है, अर्बन एरियाज़ के लिए अमाउंट था 454। तो इसको हम कहते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इसमें तो ऐसे प्रॉक्सी ऑफ फॉर इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स भी जोड़ा गया। अब ये प्रॉक्सी का मतलब क्या है? प्रॉक्सी का मतलब होता है जब आप इनकम की जगह, अब मान लीजिए कोई पर्सन है, ठीक है, कमा रहा है, तो कुछ उसके बेसिक खर्चे भी होते हैं, जैसे पानी, बिजली, एजुकेशन, तो वो सब खर्चे भी अगर आप इन 328 में जोड़ लें तो वो किस में काउंट हो जाते हैं? प्रॉक्सी में। ठीक है, अब दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल in identifying the poor as a group to be taken care by the government, but it would be difficult to identify who among the poor need help the most. अब यहाँ पर ये बात सोचने वाली है कि मान के लीजिए जैसे 1999 में अर्बन एरिया में अमाउंट था 454, ठीक है। अब कोई पर्सन
₹400 कमा रहा है और कोई पर्सन सिर्फ 54 कमा रहा है, तो पुअर तो दोनों ही कहलाएंगे, बट ये सिर्फ ₹54 से पुअर है और ये ₹400 से पुअर है, तो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर कौन होगा? 54 वाला। तो इस कैटेगरी में, इस मेथड में जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और इसी को कहते हैं रिलेटिव पॉवर्टी। यानी कि 454 के रिलेटिव में जो ₹54 वाला है वो ज़्यादा पुअर है कंपेयर टू जो ₹400 कमा रहा है। ठीक है, तो यही होता है आपका रिलेटिव पॉवर्टी। अब कई भी और फैक्टर्स हैं इनकम और एसेट्स के अलावा जो कि पॉवर्टी से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि एक्सेसिबिलिटी टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यानी ये ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो आपको मिलनी चाहिए, अगर वो नहीं मिल रही तो भी आप पुअर ही कहलाएंगे। अब जो पॉवर्टी लाइन बनाने वाली मैकेनिज़्म है, इसमें आपके सोशल फैक्टर्स तो नहीं लिए, जैसे बेसिक एजुकेशन, हेल्थ और बिजली, पानी, ये सब तो इन्होंने काउंट नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ये डेटा क्रेडिबिलिटी को लूज़ कर रहा है। तो इसी के लिए आगे चल के और ज़्यादा मेथड्स इवॉल्व हुए, जिसमें से एक आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसकी अभी हम लोग बात कर चुके हैं, और सैन इंडेक्स, और भी कई इंडेक्स बने जिन्होंने सोशल फैक्टर्स को भी काउंट किया। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन पॉवर्टी इन इंडिया। ये कर्व तो आपका बता रहा है कि नंबर ऑफ पुअर, यानी एक जो हमने लाइन बनाई थी, ये रिच, ये पुअर। ठीक है, तो नंबर ऑफ पुअर, इनको कहते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी, यानी नंबर ऑफ पुअर पीपल का जो ग्राफ है कि 1973 में ये यहाँ थे, 1983 में ये यहाँ थे, 1993 में यहाँ थे, और ये यहाँ। तो अब ये हमने देखा कि किस तरह से पॉवर्टी घटी है। ठीक है, दो कर्व कैसे कैसे हैं, एक रूरल का है, एक अर्बन का है। अब हेड काउंट रेशियो, ये क्या होता है? हेड काउंट रेशियो बताता है आपको रेशियो ऑफ पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन में तो पुअर प्लस रिच दोनों आ जाएंगे, तो इसका जो रेशियो देगा वो देगा हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो भी हम देख सकते हैं, यानी पूरी पॉपुलेशन का कितने परसेंट आपका, पूरी पॉपुलेशन का कितने परसेंट लोग आपके पुअर हैं, वो आपका बताएगा हेड काउंट रेशियो। तो वो भी अगर आप 1970 से 1999 के बीच देखें तो वो भी घटता चला गया। अब ये कर्व आपका पॉपुलेशन चेंज बता रहा है अकॉर्डिंग टू द, सॉरी पॉवर्टी चेंज बता रहा है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। जो ब्लैक लाइन है ये 1970s की बता रही है, और जो ये वाइट पार्ट है, वाइट ग्राफ, ये आपका 1990s का बता रहा है। यानी 1970s में आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी कितनी थी और 1990s में पॉवर्टी कितनी घटती चली गई। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की घटती चली गई है, बट आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात की पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा चेंज आया। इसका वन ऑफ द फैक्टर्स इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, आंध्र प्रदेश का भी वही रीज़न है, और राजस्थान का भी, तमिलनाडु का भी। ठीक है, अब पॉवर्टी के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, क्या क्या रीजंस होते हैं जिस वजह से पॉवर्टी हो सकती है, तो वन बाय वन देखते हैं। लो कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जब अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो आप इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे तो आप कंजम्पशन कम कर देंगे, और कहीं ना कहीं फिर आप पुअर कैटेगरी में ही आ जाएंगे। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट कितनी फैसिलिटीज़ दे रही है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज़ कितना डेवलप है, क्योंकि रेलवेज़
इज़ ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स आपकी कंट्री का जितना ज़्यादा डेवलप होगा उतना ही ज़्यादा इकोनॉमी बूम करेगी, और जितना ज़्यादा इकोनॉमी बूम करेगी उतना ही ज़्यादा पुअर अपनी पॉवर्टी से बाहर आएंगे। एक होता है लैक ऑफ डिमांड। अगर आपके पास डिमांड ही कम है, यानी आप खर्चा ही कम कर रहे हैं, तो खर्चा कम करने से क्या होगा, लैक ऑफ डिमांड में अगर आपका कंजप्शन कम है, कंजप्शन कम है तो जो इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो जीडीपी कम हो जाएगा, यानी ग्रोथ डाउन होगी, जो एक पॉवर्टी का रीज़न बनेगी। एक होता प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन होना अच्छी बात है क्योंकि ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, बट एक लिमिट से ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होता है, हमारे रिसोर्सेज पे असर पड़ता है। रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन इस पर अटैक करेगी तो कहीं ना कहीं एक रिसोर्सेज का अभाव रहेगा, जो कि कहीं ना कहीं पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स। अगर हमें अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलेगी, तो हम ग्रो कैसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स अवेलेबल हैं पॉवर्टी के लिए। अब ब्रिटिश रूल में भी हमने पढ़ा है कि जो निगेटिव इम्पैक्ट था इंडियन इकोनॉमी पे, उसका एक रीज़न था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये सब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ख़ास तौर से इसी पर पूरा डिस्कस करा है। अब पॉवर्टी इज ऑल्सो क्लोजली रिलेटेड टू द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किस तरह से, अब अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट and the casual and intermittent nature of work in both rural and urban areas that compels indebtedness in turn reinforces poverty। यानी कहीं ना कहीं अगर आप बेरोज़गार हैं या फिर आप ऐसी जगह एम्प्लॉयड हैं जहाँ पर आपको आपके स्किल से लेस पे मिले, यानी आपको मान लीजिए आप डिज़र्व करते हैं 30,000 बट आपको मिल रहा है 10,000, तो वो क्या कहलाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स भी आपको कर्जदार बनाएंगे, डेट में डुबोएंगे, और डेट में डूबेंगे आप तो उतना ही ज़्यादा आप पॉवर्टी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कई सारी गवर्नमेंट स्कीम्स चला चुकी हैं। 5 ईयर प्लान्स जो थे बेसिकली इस पर ही डिपेंड करते थे, और कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने और 5 ईयर प्लान्स ने क्लियरली ये कहा है कि सोशल जस्टिस इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटजीज। सोशल जस्टिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। सोशल जस्टिस का मतलब है कि आपको न्याय मिल रहा हो सोसाइटी में, यानी सोसाइटी में आपको नीचा ना देखा जाए, आपको सोसाइटी में सबको बराबर देखा जाए, यानी जितनी भी वेल्थ है दैट मस्ट बी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, सबके पास बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। इसी को कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इक्विटी, कि मान लीजिए इस पर्सन के पास अगर ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आएंगी, गवर्नमेंट इसको अगर इतना बेनिफिट देगी तो इस पर्सन को इतना बेनिफिट देगी, ताकि ये बराबर कर सकें। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस। अब 3 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। एक तो है ग्रोथ ओरिएंटेड, जिसका सीधा सा मतलब है कंट्री ग्रो करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी राइज होगा, और जीडीपी राइज होगा तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी डाउन होगी। – 2005 में एक नरेगा एक्ट पास हुआ था। ये भी एक तरीका होता है गरीबों को वेज एम्प्लॉयमेंट दे के, यानी अगर वो बेरोज़गार हैं तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उनसे ये वादा कर लिया कि साल में 100 दिन तो हम आपको काम देंगे ही देंगे, अगर काम नहीं देंगे तो 100 दिन के आपको जो आपकी वेज है वो तो हम देंगे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं इससे एक पॉवर्टी से अपलिफ्टमेंट हो रहा है लोगों का। इसको कहते हैं, देखिए यहाँ मेंशन होगा कि
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, इस पे गवर्नमेंट फोकस करती है। इनके अंडर आपका नरेगा स्कीम आती है। एक जो अप्रोच है वो है टू प्रोवाइड बेसिक मिनिमम बेसिक एमिनिटीज़, यानी कि फूड प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन सिस्टम होता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो आंगनबाड़ी वर्कर्स घर घर जाके प्रोवाइड करते हैं, एंड मिड डे मील स्कीम जो स्कूल्स में बच्चों को खाना मिलता है। और भी कई तरह के प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट चलाती है, जहाँ पे सिर्फ मॉनेटरी एफर्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, यानी ऐसा नहीं सिर्फ पैसा दे दिया बात ख़त्म। उसके अलावा भी अलग और फ्रंट्स पे, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करना, और स्कूल्स में मिड डे मील स्कीम चलाना ताकि न्यूट्रिशनल लेवल बना रहे। ठीक है, राशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, राशन शॉप्स जो होती हैं आपकी, वहाँ पे राशन प्रोवाइड करा जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काउंट होता है। तो ये स्कीम्स कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व कर रही हैं सोशल फैक्टर्स को इम्प्रूव करने में। इसके बाद अगर हम लोग इसकी क्रिटिकल असेसमेंट देखें, यानी कि कितना ये सब पॉवर्टी के लिए जितना गवर्नमेंट ने काम किया, कितना काम हो गया है, और क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं जो इसको बाधा डाल रहे हैं। तो एक चीज़ जो है एक चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर एसेट्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, द बेनिफिट्स फ्रॉम डायरेक्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रोप्रिएटेड बाय द नॉन पुअर, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी जो हम कह रहे थे ना सोशल जस्टिस, उसका अभाव है कहीं ना कहीं। सोशल जस्टिस अभी पूरी तरह तक हमें नहीं मिला है, यानी अभी भी जो रिच है और जो पुअर है उसके बीच कहीं ना कहीं अभी भी ये गैप है, इसको फिल करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस गैप को फिल नहीं करेंगे तब तक जो हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है उसका प्रॉफिट हम अपने पुअर्स तक नहीं पहुंचा पाएंगे। और दीज प्रोग्राम्स डिपेंड मेनली ऑन गवर्नमेंट एंड बैंक ऑफिशियल्स। ये भी एक फैक्टर है कि गवर्नमेंट और बैंक ऑफिशियल्स में कई करप्ट होते हैं, या फिर हमेशा करप्ट नहीं होते, वो इतना वेल ट्रेंड नहीं होते हैं कि वो अलग अलग कंडीशंस में वर्क कर पाएँ, रूरल एरियाज़ में वर्क कर पाएँ। तो ये सब भी कहीं ना कहीं फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट की स्कीम्स पुअर पीपल तक नहीं पहुँच पा रही हैं। एक होता है कि विदाउट द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर। हमारी सोसाइटी में क्या हो गया है, गरीब होना एक आम बात हो गई है। कई गरीब लोग हैं जो ये मानते हैं कि इट्स नेचुरल, और वो उसके लिए अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए कई बार एफर्ट भी नहीं करते हैं। मान लीजिए कई बार उन्हें पता है कि कोई राशन की शॉप वाला थोड़ा सा उनके राशन में से चोरी कर रहा है, बट वो मानते हैं कि ये एक नेचुरल थिंग है। अगर वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आएगा। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पुअर, इट इज़ ऑल्सो ए मैंडेटरी थिंग टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। तो पॉवर्टी में आज इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू।